नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड हेवंस में। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं भगवान से, ईश्वर से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज जिस शक्ति का नाम मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ, इतने लोग, इतने सारे मेरे यूट्यूब के परिवार वाले जो भी आज इस कहानी को सुनने जा रहे हैं, जिस शक्ति के बारे में सुनने जा रहे हैं, उस शक्ति के बुरे प्रभाव से, उसकी नेगेटिविटी से सबकी रक्षा करना। आज मैंने ये सब कुछ स्टार्टिंग में इसलिए कह दिया क्योंकि आज जिस एंटिटी की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ, ये कहानी अपने आप में एक इतनी खतरनाक शक्ति से जुड़ी हुई है, इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जिसका नाम लेना तो दूर, नाम सुनना ही जिंदगी की सबसे बड़ी मनुष्यत को लेकर आता है। दरअसल इस शक्ति का नाम मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा, लेकिन ये कहा जाता है कि ये शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर होती है, इसका जो वर्णन, इसका जो जिक्र है, वो आसानी से लोग बाग नहीं करते हैं। सब घबराते हैं, बड़े से बड़े लोग भी। इसका नाम सुनने मात्र से ही थर थर कांपने लगते हैं, कितने भी बड़े विख्यात लोग क्यों ना हो। इससे कोसों दूरी बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। इसी शक्ति का एक बुरा प्रभाव दोस्तों एक लड़की के ऊपर पड़ा। आज से लगभग 10-12 साल पहले, लगभग 2016 में, वाराणसी के पास में एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में रेखा रेखा के माता पिता रहा करते थे। बड़े अच्छे से जी रहे थे ये लोग। रेखा का स्कूल, रेखा की पढ़ाई लिखाई, रेखा का पालन पोषण सब कुछ इसी गांव में हुआ था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, कॉलेज में आ गई, तो उसे वाराणसी पहुंचा दिया गया। यहाँ पर रह के उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू करी। उसी टाइम उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब लग गई, जो कि मुंबई में स्थित थी कंपनी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आके वो अपनी बहुत अच्छी लाइफ काटने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा रहने लगा उसको। यहाँ पे रहते रहते लगभग 3 या 4 साल हो चुके थे, और घर पे भी उससे सब लोग लगातार ये बात बोल रहे थे कि शादी कर ले, तू अच्छी तरीके से सेटल हो गई है। रेखा ने बहुत सारे परफ्यूम इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसके कमरे में जाओ तो ऐसी सुगंध, ऐसी खुशबू भरी रहती थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। उसको मतलब इतना ज्यादा लगाव हो गया था परफ्यूम से कि वो परफ्यूम लगाए बिना सो भी नहीं पाती थी रात को। वो मतलब कहीं बाहर भी जा रही है, बाथरूम में भी जा रही है, तो भी परफ्यूम लगा के जाती थी। ये अवस्था उसकी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, उसके सहकर्मी लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग उससे कहते हैं कि रेखा यार, हम लोग इतने सालों से मुंबई में रह रहे हैं, हम लोग चोर बाजार कभी नहीं गए हैं। मुंबई में एक चोर बाजार भी है। जी हाँ, लगभग सभी को चोर बाजार के बारे में पता है जो लोग मुंबई में रहते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जाते वहां पर। तो ऐसे ही दोस्तों, रेखा भी मुंबई में 4-5 साल से, 3-4 साल से शायद रह रही थी, लेकिन वो भी कभी नहीं गई थी। तो इसके सहकर्मी लोग कहते हैं कि यार चलो चलते हैं, वहां पे एक से एक चीजें शॉपिंग करने के लिए मिलती है, एक से एक एंटिक चीज शॉपिंग के लिए मिलती है। तो रेखा को एंटिक चीजें भी अपने पास रखने का शौक था। तो रेखा के दिमाग में भी ये था कि कभी मौका मिलेगा तो वहां पर जाऊंगी, वहां से ऐसा खरीदूंगी, वैसा खरीदूंगी, इस तरीके से अपने घर में सजाऊंगी, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। तो अब इसके दोस्तों ने इससे कहा, तो इनका लगभग 5-6 लोगों का ग्रुप था और ये खुद को रोक नहीं पाई। तो कहती है ठीक है, हम लोग चलते हैं, निकालो 1-2 दिन के अंदर टाइम। ऑफिस से सब लोग छुट्टी मारते हैं और चलते हैं चोर बाजार। तो आने वाले 3-4 दिन में ही उन लोगों ने प्लान बनाया और पहुंच गए चोर बाजार। पूरा बाजार घूम रहे थे, जिसको भी जो भी शॉपिंग करनी थी सब लोग कर रहे थे। जब वो चोर बाजार से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रेखा को एक स्मेल आई।
वो बड़ी ही खतरनाक एकदम मजेदार वाली स्मेल थी। ऐसा परफ्यूम, ऐसी सुगंध, परफ्यूम नहीं ऐसी सुगंध कि जिन लोगों को परफ्यूम की सुगंध से परेशानी है, वो भी अगर उसे सूंघ ले तो वो भी एकदम से मंत्र मुक्त हो जाए। तभी रेखा का एक दोस्त बोलता है सुमित नाम का कि शायद वो सामने वाली दुकान से आ रही है। तो ये लोग चले गए उस दुकान के अंदर। ये दुकान थी कुछ चीजों की बेचने की, चोर बाजार वाली ही दुकान थी। अब इसने कुछ तो जला के रखा था अपनी दुकान में, ये उसकी स्मेल थी। तो रेखा उससे बोलती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने अपनी दुकान में क्या जला रखा है? ये इतनी खतरनाक स्मेल आ रही है कि किसी का भी दिमाग हिल जाए इसको सूंघकर, दिमाग चकरा जाए बिल्कुल। तो ये आदमी, ये दुकान वाला आदमी इसको बोलता है कि मैडम आप पहली नहीं है जो मेरे से ये बात पूछनी है, आपकी तरह सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं ये सवाल लेकर के, और बहुत सारी अच्छी खासी मात्रा में मेरे से ये चीज खरीद के लेकर जाते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो बोलो, मैं पैक कर देता हूँ। तो ये बोलती है हाँ कर दो, लेकिन ये चीज क्या है ये तो बताओ। तो दुकानदार बोलता है ये एक ऐसा लुभान है जो अभी नहीं बल्कि 200-250 साल पहले टर्की में बनता था। टर्की में, इंडिया में और कहीं पर नहीं। लेकिन उसके इफेक्ट की वजह से, उसकी खुशबू की वजह से बहुत सारे लोगों का दिमाग चिढ़ जाता था। इसीलिए वो टर्की में पूरी तरह से बनना बंद हो गया। वहां के लोगों ने उसे बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था। लेकिन अभी भी टर्की में कुछ ऐसे लोग हैं, पुश्तैनी लोग हैं, जो टर्की में उस जमाने में उस चीज से जुड़े हुए थे। उन लोगों के परिवार वाले बनाते थे। तो इसीलिए आज भी टर्की में कुछ लोग छुप छुप करके वो लोबान बनाते हैं। उसमें इतनी खुशबू का जुगाड़ वो लोग कहाँ से करते हैं उन्हें ही मालूम है, और फिर वो लोग उसे बना के दूर दराज के इलाकों में छुप छुप कर बेचते हैं। टर्की में नहीं, जैसे अपने पास आ गया, कहीं और भी चला गया होगा। ये कोई ऐसी गड़बड़ वाली चीज नहीं है, आप इसको खरीदिए, घर पे जलाइए और आनंद लीजिए। तो मैडम बोलती है हाँ ठीक है बिल्कुल आप पैक कर दीजिए। और वो आदमी 2 पैकेट पैक करके इसको दे देता है और वो घर पे ले आती है। तो इसके फ्रेंड लोग बोलते हैं यार ऐसा भी क्या, इतना पैसा भी क्या इस चीज में खर्च करना, वो अच्छा खासा महंगा था। क्योंकि उसने बोला नहीं यार ये लुभान है, कोई बुरी चीज तो है नहीं, और इसकी इतनी प्यारी स्मेल है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये बोलती है मैं तो इसे रखूंगी चाहे जितने का भी, अगर 5,000 और भी एक्स्ट्रा देना पड़ता तो भी मैं दे देती, लेकिन मैं इसे जरूर खरीदती। अब खैर वो घर पे आ गई। वो मुंबई के इस घर में अकेली रहती थी। बीएम नगर का कोई इलाका रहा होगा जहां पे वो रहती थी। इसने क्या करा, घर पे शाम को आते ही सार उसको बढ़िया करके जला दिया लुभान को, और अपना काम करने लगी ऑफिस का, जो भी उसको करना रहा होगा। तो ऐसे करके 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, उसका माइंड और भी अच्छा रहने लगा, फिट एंड फाइन। वो कहते हैं ना एक अच्छा दिन, एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छा माहौल आपका पूरा दिन बदल सकता है। ठीक वैसा ही इसके साथ भी हो रहा था। और इसको तो वैसे ही आप लोग जानते हैं कि स्मेल से बहुत प्यार था। अब ये कहानी जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है भाई, आप लोग बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, आराम से पूरे मन से ध्यान लगा के सुनो। तो कुछ दिन बाद रेखा को थोड़ी तबीयत सी खराब महसूस होती है। रेखा को ऐसा लगता है यार मुझे ना बार बार चक्कर आ जाते हैं, बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर चली जाती हूँ, बहुत दिनों से गई नहीं हूँ। तो फाइनली ऑफिस में एप्लीकेशन डालती है, तो अच्छी परफॉर्मर थी तो इसीलिए उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। इसको आने वाले 10 दिनों के लिए छुट्टी मिल जाती है और वो अपने गांव पहुंच जाती है। वहीं वाराणसी के पास जो उसका गांव था वहां पर पहुंच जाती है। ये जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाती है, उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है। रेखा धड़ाक से घर के अंदर मुंह के बल बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब देख के इसकी मम्मी घबरा गई, इसके पापा भी एकदम से भागते हुए आए।
रेखा तू ठीक तो है ना? उठ, तू ठीक तो है? क्या हो गया? इसको जैसे तैसे करके उठाया है, पानी वानी मुंह पे छिड़का है, पानी पिलाया है क्योंकि होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब को बुलाकर लेकर आए। डॉक्टर घर पे आए, चेकअप किया, बोले इसको फीवर था क्या कुछ दिनों से? तो इसके पापा बोलते हैं हाँ, फोन में बोल तो रही थी इसीलिए छुट्टी लेकर आई थी। तो डॉक्टर बोलते हैं खाना पीना इसने कुछ दिनों से ठीक से नहीं खाया इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम हुई है। कोई बात नहीं, हम इंजेक्शन लगा देते हैं, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, रात हो गई, सो गई। अब अगला दिन निकला। अब अगले दिन रेखा सुबह 4 बजे अपने घर के मंदिर में बैठ करके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आप समझ रहे हैं ना, सुबह के 4 बजे। ठीक है, 4 बजे तो इसके मम्मी पापा भी सो रहे थे तो उनकी भी नींद खुली। अरे, समझ नहीं आ रहा रेखा को क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रही है, जाकर देखते हैं। जाके अपने बिस्तर में सो गई। अब बाद में इसके मम्मी पापा की भी नींद खुली होगी, सुबह उठे होंगे, लगभग 9-10 बजे सब लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे होंगे। उसी समय इनके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। मम्मी उठती है, इसकी दरवाजा खोलती है तो बाहर जाके देखती है तो कोई आंटी जी थी। तो वो आंटी रेखा की मम्मी को बुलाती है, बहन जी जरा बाहर आइए, 1 मिनट जरा बाहर आइए जल्दी। चोर जैसे बुला रही थी। तो बहन जी बाहर गई, मतलब रेखा की मम्मी जो थी वो घर के बाहर गई। तो वो आंटी बोलती है अरे ये रेखा अभी आई है क्या मुंबई से? तो इसकी मम्मी बोलती है नहीं, कल शाम को आई थी, थोड़ी तबीयत खराब भी हो गई थी इसकी आते टाइम। वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी तो आपकी बेटी रेखा आपके घर के आंगन में बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही थी? यार ये सुन के इसकी मम्मी को एक बहुत अजीब सा झटका लगता है। अब दोस्तों ये ब्राह्मण परिवार से थे तो दूर दूर तक किसी मुस्लिम परिवार से इनका मिलना जुलना था ही नहीं, कोई ऐसी दोस्ती यारी भी नहीं थी। और रेखा के भी कोई दोस्त ऐसे मुस्लिम नहीं थे। जितने भी दोस्त इसके मुंबई में थे उस सब के बारे में इसकी मम्मी को बहुत अच्छे से पता था। तो फिर ये हनुमान चालीसा के बाद नमाज कैसे पढ़ रही थी, ये चीज इसकी मम्मी के दिमाग में हिट करी। तो ये बोलती है पता नहीं है, मैं बात करती हूँ उससे। तो आंटी चली गई और रेखा की मम्मी अंदर आई। तो रेखा जो थी वो अभी भी नाश्ते की टेबल में बैठी हुई है। रेखा की मम्मी कहती है रेखा तू सुबह 4 बजे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वो तो ठीक है, लेकिन तू हनुमान चालीसा के बाद नमाज क्यों पढ़ी आंगन में बैठ के? तो फाइनली दोस्तों अचानक से रेखा अपनी मम्मी की तरफ घूर के देखती है और जोर से भारी सी आवाज में कहती है ए बुढ़िया, तेरा ज्यादा ही मुंह चल रहा है क्या? मैं जो करना चाहती हूँ मुझे चुपचाप करने दे, मेरे बीच में मत आ, नहीं तो तेरी गर्दन है ना ये उखाड़ के फेंक दूंगी। इसके पापा ये बात सुनते हैं तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इसकी ये बात सुन के तो इसकी मम्मी हक्की बक्की रह गई। इसके पापा बोलते हैं क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है मम्मी को, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? तो ये बोलती है ए बुढ़ऊ, ज्यादा मुंह चलाया ना, और पहली बात तो ये कि मेरी तरफ ऐसे घूर के मत देखे बिल्कुल भी, तेरी दोनों आंखें निकाल के कुचल दूंगी। इसके पापा ने जैसे ही ये सब कुछ सुना उसकी आंखों में वो गुस्सा देखा। तो ये सब देख के इसके पापा बहुत सहम गए और बोलते हैं ठीक है मैं ऑफिस निकलता हूँ। और वो ऑफिस निकल गए, अपने काम के लिए निकल गए। और यहाँ पे उसकी मम्मी रेखा को देखती रह गई और रेखा 2-3 सेकंड तक अपनी मम्मी को ऐसी आंखों में आंखें डाल के बराबर घूर रही है और उठ के अचानक से अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को बुरी तरीके से धड़ाक करके पटक दिया। इसकी मम्मी भी अचानक से शॉक्ड हो गई कि इसने आखिर पापा से इस तरीके से बात कैसे कर ली। हमें तो ऐसा लगा था कि मुंबई पे जाकर के भी अपने रूट्स नहीं भूली है ये, लेकिन अब लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है बड़े शहर में जाके। ये क्या कर रही है आखिर, ये ऐसे कैसे बात कर सकती है? अब रेखा की मम्मी ने पूरा दिन इससे बात नहीं करी और डिसाइड करा कि जब इसके पापा आ जाएंगे तभी इससे बात करेंगे शाम को। अब रेखा पूरे दिन अंदर कमरे में बंद रही, खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आई
अब शाम को इसके पापा आए और बोला कि बात करी क्या तुमने बेटी से कि मेरे से इस तरीके से इसने, हम लोगों से इस तरीके से इसने कैसे बात करी। तो इसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी है, आप भी साथ में चलो तभी उससे बात करें। पापा बोलते हैं ठीक है चलो, और जाके उसके दरवाज़ा खटखटाते हैं, रेखा दरवाज़ा खोल। रेखा अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, फिर से खटखटाते हैं, अरे खोलना रेखा, हमको कुछ बात करनी है तेरे से। अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और 5-7 मिनट हो गए इन लोगों को दरवाज़ा खटखटाते हुए, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कोई चूं जहाँ कुछ नहीं होती है। तो पापा को इसके बहुत घबराहट होने लगती है थोड़ी सी। इसके पापा क्या करते हैं, लात मार मार के दरवाजे को तोड़ देते हैं, मतलब दरवाजे की जो कुंडी थी उसे तोड़ देते हैं। दरवाजा टूटा है, कुंडी टूटी है, अंदर गए हैं, और अंदर का नजारा देख के इनका दिमाग फट के मानो बाहर इनके हाथ में आ गया। अब रेखा जो थी, जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे की दरवाजे, उस कमरे की खिड़की पे एक पिंजड़ा लगा रखा था, जिसके अंदर 2 मिट्ठू रहते थे, मतलब तोते पैरट रहते थे। उन दोनों मिट्ठू के चिथड़े उड़े पड़े हैं, उनके पंख वंख पूरे कमरे में फैले पड़े हैं। उन दोनों मिट्ठुओं को जो थी ना, रेखा खा गई थी, कच्चा चबा के खा गई थी उन्हें। मिट्ठू तोता जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसका जो खून है ना, रेखा के पूरे मुंह पे इस तरीके से लगा हुआ था, बुरी तरीके से लगा हुआ, फैला पड़ा, और दोनों हाथों को फैला के वो नीचे पड़ी हुई है और हंस रही है, बुरी तरीके से खतरनाक वाली हंसी हंस रही है। और इसकी जो आवाज थी ना, वो बिल्कुल आदमियों जैसी हो गई थी हंसी की, भारी आवाज, मोटी आवाज। उसकी मम्मी ये सारा नजारा देख के वहीं पे बेहोश होके गिर गई, क्योंकि उसकी मम्मी ने अपने जवानी के टाइम से उन दोनों मिट्ठू को, उन दोनों पैरट्स को पाल रखा था। क्योंकि वो दोनों मिट्ठू जो थे, जो तोते थे, वो कोई पक्षी या कोई जानवर नहीं, बल्कि इनके परिवार के एक सदस्य की तरह थे। रेखा की मम्मी उनको अपने फैमिली मेंबर जैसा मानती थी। तो उन दोनों मिट्ठुओं को जब उसकी मम्मी ने रेखा का पेट में जाता हुआ, उनका खाना बनते हुए देखा, वो बेहोश हो गई। और ये सब देख के उसके पापा बहुत गुस्से में आए और बोले ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। रेखा तुरंत वहां से खड़ी हुई, और साइड में जो तोते वाला पिंजरा था ना, उठा के इसके पापा के सर में बड़ाक से दे के मारा, पूरी ताकत लगा के मारा सर में। उनका पूरा सर झन्ना गया बुरी तरीके से, और जमीन पे गिरे। उन्होंने नोटिस करा कि खून बह रहा है, उनका जो खून था वो पूरी जमीन पे फैल गया था। तभी रेखा आई बड़ी बड़ी अपनी आंखें करके, और अपनी जीभ निकाली बड़ी थी, और अपनी जीभ से उनके खून को पूरी तरीके से जमीन पे से चाट रही है। इसके पापा ने नोटिस करा कि ये खून चाट रही है जमीन से मेरा, और अपने को सिर को पकड़ के उठ के भागे कमरे में से बाहर। अब इनकी किस्मत देखो, अपना सर पकड़ के जैसे ही बाहर भागे हैं ना, बाहर पास में ही एक शिव मंदिर था। उस मंदिर के जो पंडित जी थे, जो पुजारी जी थे ना, वो बाहर जा ही रहे थे किसी काम से, कहीं तो भी उन्हें जाना रहा होगा। उन्होंने देख लिया इनको, ये जैसे ही आंगन में आए, तो पंडित जी ने इनको देखा और बोले अरे अरे क्या हो गया। वो पंडित जी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। आवाज दी, अरे शर्मा जी क्या हो गया, आप ठीक तो हैं। तो ये कहते हैं पंडित जी जल्दी आइए, बहुत जल्दी करके, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। सर को बहुत टाइट से पकड़ के रखा था। पंडित जी कहते हैं आपका बहुत खून बह रहा है, चलिए मेरे साथ। थोड़ी ही आगे जाके डॉक्टर का क्लिनिक था, वहां पे जाके जल्दी जल्दी से इन लोगों ने पट्टी कराई। और वहां से बाहर निकलते निकलते पंडित जी से कहते हैं पंडित जी मेरी बेटी को जरूर हो ना हो कोई बहुत ही खतरनाक भूत चढ़ गया है, कुछ तो बहुत खतरनाक है, पंडित जी आप जल्दी घर पे चलिए, कुछ तो करिए। अब पंडित जी और शर्मा जी जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि रेखा अपनी मम्मी के सीने को पूरी बात बताते हैं कि कैसे सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, फिर उसके बाद नमाज भी पढ़ी इसने,
हमें इस बारे में बाहर से पता चला है। इतने में ही फिर से एक बार अंदर से हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। पंडित जी के लिटरली बुरी तरीके से हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब पंडित जी कहते हैं ये चीज हमारी समझ से तो बाहर है। पंडित जी ने बताते हैं कि जितना हमने बचपन में सुना हुआ है, हो ना हो ये ब्रह्म राक्षस हो सकता है, लेकिन ये नमाज भी पढ़ रहा है, तो हो ना हो ये एक खतरनाक जिन भी हो सकता है। ये दोनों ही ऐसी शक्ति होती हैं जो ऊपर वाले का नाम ले सकती हैं, और कई बार ये ऊपर वाले से डरती भी नहीं है। लेकिन भाई इसके शरीर में क्या है ये समझना और इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। आप कैसे भी करके जल्द से जल्द किसी अघोरी से बात करिए, और हो ना हो वो कोई मशान अघोरी होना चाहिए। सिर्फ वो ही है जो आपकी बेटी को इस वक्त संभाल सकता है, वरना अजीब सी वाइब्रेशन हो जाएगी। उनको सिर्फ देखने मात्र से ही उस अजीब सी वाइब्रेशन के कारण आपको पता चल जाएगा कि ये सच्चे अघोरी हैं। एक ऐसी वाइब्स आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, और उनके पास जाना और उनके पैर पकड़ लेना, उनके चरण पकड़ लीजिएगा और उठना नहीं है वहां से, और कैसे भी करके उन्हें घर पे लेकर के आना पड़ेगा तुम्हें। और वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी कैसे भी करके तुम्हें उन्हें लाना ही पड़ेगा। उनको लेकर आइए, सिर्फ वही हैं जो आपकी बेटी को बचा सकते हैं। ये फटाफट अपनी कार उठाते हैं और पहुंच जाते हैं। रात के ठीक 12 बजे मणिकर्णिका घाट। मन में आया कि ठीक है चल हम तेरे घर चलते हैं, तो उनकी गाड़ी में बैठकर आ गए घर पे अघोरी बाबा। अब जैसे ही बाबा ने अंदर घर के प्रवेश करा, इनके घर के अंदर प्रवेश करते ही क्या सुनते हैं कि वो अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। अघोरी बाबा ने साफ साफ बोल दिया इसको कोई और नहीं बल्कि ये बहुत ही खतरनाक गुग्गन मशानी ने जकड़ा है। और गुग्गन मशानी इतनी खतरनाक है कि तुम्हारी बेटी के प्राण वो किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी। इतनी खतरनाक एंटिटी है ये। हो ना हो कुछ भी हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतना सुनते ही बाबा जी की बातों को उसके पापा और मम्मी फिर से रोने लगे। अब कैसे संभाल पाएंगे अपनी बेटी, अपनी एक लौती बेटी के बारे में ये सब कुछ सुनकर। रोते रोते दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा चाहे तो आप हमारे प्राण ले लीजिए, कुछ भी करके हमारी बेटी को बचा लीजिए। तो बाबा कहते हैं कि अब जितना हम कर सकते हैं महाकाल की कृपा से हम करके देखते हैं। आप इतना ही कह रहे हैं तो आइए चलिए उसके कमरे में। अब जैसे ही ये उसके कमरे में बढ़े हैं और का शरीर ऐसा हो चुका था ना कि अगर आप उसको देख लेते तो कहते ही नहीं कि ये किसी इंसान का शरीर है।
कोई भी अगर उसको देखता तो बोल देता कि ये जरूर किसी शैतान का शरीर है। अघोरी बाबा ने कहा कैसे भी करके रातों रात इसका अंतिम संस्कार करो, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। केवल आप ही नहीं या आपका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव हमारी बात मानिए। क्योंकि अघोरी बाबा ने तो एक बहुत ही डिफरेंट अलग सी बात कह दी थी, क्योंकि रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मजबूरन इसका करना पड़ा, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा था। और आखिरकार इनके हाथ लगी हताशा और हो गई दोस्तों पूरी तरीके से इनकी जिंदगी बर्बाद। गलती क्या हुई, कहाँ हुई, क्या आपको समझ में आया कि रेखा के साथ ये सब कुछ कहाँ और कैसे हुआ और क्यों हुआ? जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। लिटरली हो ना हो ये सब चीज जुड़ी हुई थी उस चीज से जिसे वो दुकानदार बेचने वाला लुभान कह रहा था। हो ना हो वो लुभान नहीं था, वो कोई ऐसी चीज थी जो कि बहुत बड़ी किसी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, जिस ऊर्जा का नाम भी कभी नहीं लेते हैं। उसे कहते हैं गुग्गन, गुग्गन मसानी। मैंने लिया लेकिन, और हो ना हो महादेव ही रक्षा करेंगे, मेरी भी और आपकी भी, क्योंकि मैंने सुनाई है और आप लोगों ने भी सुनी है। और इस कहानी को खत्म करते हुए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति को याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लेकर सिर्फ इतना लिख देना कि हे प्रभु हमारी रक्षा करना किसी भी रूप में। बस, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। आपने अब तक मेरी जितनी भी कहानियां सुनी होंगी, मैंने उसमें कभी नहीं कहा होगा ऐसा कुछ करने के लिए आप लोगों से, लेकिन आज बोल रहा हूँ मैं। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, हे बजरंगबली हमारी रक्षा करना, महादेव हमारी रक्षा करना, क्योंकि ये जो एंटिटी है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम लेना भी कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता। इस पूरी की पूरी कहानी की जो सच्चाई है, रेखा के पापा ने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड को सुनाई थी, और उन्होंने ही ये पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है और कहा कि सबको सुनाओ कि कभी भी किसी ऐसी चीज को बाजार से ना खरीदें जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, या जो एक अलग ही तरीके से आपको अपनी ओर खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। उसे नजरअंदाज करें, उसे अनदेखा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस कहानी से कुछ ना कुछ तो सीख जरूर ली होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तो आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और जय श्री राम।